Dear students, welcome to the lecturer group. आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 8 जो कि मैग्नेटिज्म के बारे में है इसको डिटेल से समझेंगे। पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स से हर टॉपिक की मेन डेफिनेशंस और की पॉइंट्स को हाईलाइट करवाऊंगा और उनको समझाऊंगा। उसके बाद हम वापस बुक पे टॉपिक का ओवरव्यू भी लिया करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो। तो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। मैग्नेटिक मटेरियल 8.1 हमारा पहला टॉपिक है। उससे पहले कुछ जो है इंट्रोडक्शन है, तो मूव करते हैं नोट्स पे। इंट्रोडक्शन में जस्ट उन्होंने हमें जो है वो ये बताया है कि प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है और हमें ये भी पता है कि मैग्नेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन, नेल और पिन्स वगैरह। और फैसिनेटिंग फोर्स बिहाइंड दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये जो पुल करने की फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। इवन एट अ यंग एज वी ऑब्जर्व हाउ मैग्नेट बिहेव, स्पेशली देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को हमने समझना है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बाय डेफिनेशन मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑन सर्टन मटेरियल पुलिंग देम टुवर्ड मैग्नेट। और ये सर्टन मटेरियल क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। सच मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें ब्रास आ जाता है, कॉपर आ जाता है, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लास्ट पे हमारे पास हिस्टोरिकल नोट है जो कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में है। मोर देन 1000 ईयर अगो द ग्रीक डिस्कवर्ड अ नेचुरल मैग्नेटिक रॉक कॉल्ड लोडस्टोन, आल्सो नोन एज मैग्नेटाइट। When suspended freely, it would always point in the north-south direction, laying the foundation of the compass used in navigation on land and sea. तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी? एक तो ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती थी, उसके साथ साथ अगर इसे किसी धागे के साथ फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती थी। तो इसकी वजह से जो है कंपास वगैरह जो है वो फाउंड की गई। अब हम इस टॉपिक को जो है एक बार बुक से देख लेते हैं। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में हमने यही समझा कि बचपन से हम सुनते आए हैं या देखते भी आए हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। मैग्नेट उनको अपनी तरफ उनके स्मॉल पीसीस को, जैसे आयरन है, खींचता है। मैग्नेटिक मटेरियल को समझा, वो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी तरह मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन को समझा। ये एक्टिविटी जो है इसमें जो मेन बातें बताई गई हैं वो एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो वो मैंने आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं उनको दोनों की एग्जांपल्स मैंने कोट कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे आप लोडस्टोन को देख भी सकते हैं। तो इसी को यूज़ किया जाता है, इसी की वजह से जो है वो कंपास की ईजाद हुई। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8.2 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी किसी बार मैग्नेट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का होता है। जब भी उसे सस्पेंड किया जाता है हॉरिजॉन्टली तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होता है। तो उसकी जो एंडिंग जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो उसकी एंडिंग साउथ की तरफ पॉइंट कर रही होती है उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। एन और एस जो हैं वो हम सिंबल यूज़ करते हैं नॉर्थ के लिए, एन और एस साउथ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक पोल्स में आपको नॉर्थ और साउथ पोल्स के बारे में बताया गया। ये एक बार मैग्नेट है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट पोल्स को भी मेंशन किया है। तो जो नॉर्थ पोल की तरफ देखें उसकी साइड पॉइंट कर रही है पोल उसका, उसे नॉर्थ पोल, और जो साउथ है साइड को है उसे साउथ पोल बोला जाता है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं।
तो मैग्नेटिक पोल्स में हमने ये समझा कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, दो एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। एक नॉर्थ साइड को पॉइंटेड होती है, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ साइड को पॉइंटेड होती है जब उसे हैंग किया जाए फ्रीली हॉरिजॉन्टली, तो उसे साउथ पोल बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अट्रैक्शन और रिपल्जन को अब हमने समझना है पोल्स के दरमियान। याद ये रखना है आपने कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब लाइक क्या है? नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ। अगर दो मैग्नेट के दोनों एक जैसे पोल्स हम सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करना, एक दूसरे से दूर जो है वो फोर्स लगाएंगे। इसी तरह अगर साउथ को साउथ के करीब लेके आएंगे तो भी रिपल्जन ही होगी, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। अब ये क्या थी? लाइक पोल्स की कंडीशन। अनलाइक पोल्स को अगर देखें तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक से क्या मुराद है? डिफरेंट, सेम पोल नहीं हो, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल हों। जैसे नॉर्थ के सामने अगर हम साउथ लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगी, दोनों जुड़ जाएंगे। इसी तरह साउथ के सामने अगर नॉर्थ को लेके आएंगे तो भी अट्रैक्शन होगी। तो ये एक लॉ समझ लें इसको कि लाइक पोल जो हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, एक जैसे पोल सामने आएंगे तो हमेशा रिपल्जन होगी। और अनलाइक पोल जो हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो हमेशा रिपेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव एडिशन करते हैं जब दोनों का साइन नेगेटिव हो। और नेगेटिव हम कब करते हैं? जब ऑपोजिट साइन हो, यानी कि एक के साथ प्लस और एक के साथ नेगेटिव। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हमें क्या कहता है कि लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ये तो नेक्स्ट मूव करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं अब हम। टू चेक इफ एन अननोन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और जस्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल। कोई अगर हमें मटेरियल मिले तो उसे चेक करना है कि वो मैग्नेट है या एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पे डिफरेंस होता है, मैग्नेट जो है वो खींचता है, वो फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो खुद से खींचता नहीं है, वो मैग्नेट की फोर्स को फील करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो स्टेप वन क्या है? ब्रिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर अ सस्पेंडेड मैग्नेटिक पोल। ठीक है, एक एंड उसका लेके आए मैग्नेट के पास। इफ इट इज अट्रैक्टेड इट कुड बी अ मैग्नेटिक मटेरियल, अ मैग्नेट ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी। अब अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो अब दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो वो मैग्नेट है या वो मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेट वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म होगी, नॉन मैग्नेट होगा तो कोई असर नहीं होगा। अब हमने तीन कंडीशन थी, एक थी कि मैग्नेटिक है, एक है नॉन मैग्नेटिक और एक है कि मैग्नेटिक मटेरियल है। तो एक कंडीशन तो ख़त्म हो गई कि अब ये मैग्नेटिक या मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है। तो उसमें से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है? ब्रिंग द सेम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। पहले जो एंड लेके आए थे आप उसको चेंज करें, दूसरे एंड को लेके आए। इफ इट इज अगेन अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो अगेन अट्रैक्ट हो रहा है, पहले की तरह ही दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो मटेरियल आप लेके आए हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। क्योंकि मैग्नेट के ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल आ जाएं तो वो रिपेल करते हैं। और अगर ये रिपेल हो रहा है तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक मैग्नेट है। की पॉइंट क्या है? ओनली रिपल्जन कन्फर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रूली अ मैग्नेट। अगर तो रिपल्जन होगी तो ही कन्फर्म होगा कि जो मटेरियल है वो मैग्नेट है, ना कि मैग्नेटिक मटेरियल। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इज एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। क्या कोई अकेला मैग्नेटिक पोल जो है वो पॉसिबल है? नो, वी कैन नॉट आइसोलेट एन पोल और एस पोल। किसी मैग्नेट का हम नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अलग नहीं कर सकते। जब भी आप मैग्नेट लेंगे तो इसका एक पोल जो है वो नॉर्थ होगा, एक पोल जो है वो साउथ होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को तोड़ें, यानी मैग्नेट को सेंटर से तोड़ दें, तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं हो जाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ़ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू 2 और मोर पार्ट्स, ईच पार्ट विल स्टिल हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। जितनी बार आप उसको तोड़ेंगे उतने टुकड़ों का, हर टुकड़े का नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। इवन thousands of division will result in completely tiny magnet। complete tiny magnet का क्या मतलब है कि उसका नॉर्थ पोल भी होगा और उसका साउथ पोल भी होगा। तो आइसोलेट करना पोल्स को पॉसिबल नहीं है, ये आपने याद रखना है।
कि मैग्नेटिक पोल जो हैं ऑलवेज कम इन पेयर्स। बुक से अगर ओवरव्यू लें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स को हमने समझा, उसके बाद अट्रैक्शन और रिपल्जन में हमने समझा कि यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं कि जब सेम पोल एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिपल्जन होती है, ये दूर की तरफ को मूव कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे साउथ साउथ भी लेके आए हैं तो रिपल्जन हुई है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट पोल आए हैं तो अट्रैक्शन हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के करीब मूव कर रहे हैं। इसी तरह साउथ नॉर्थ को भी किया तो भी जो है वो अट्रैक्शन हुई है। नंबर 3 पे हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, किस तरह से हम मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को किस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे हमने ये समझा कि अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ें तो क्या उसका ये नॉर्थ और साउथ पोल हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम सेंटर से तोड़ भी देंगे तो जो दो टुकड़े बनेंगे उनका नॉर्थ साउथ पोल अगेन डेवलप हो जाएंगे, और अगर मज़ीद तोड़ेंगे तो मज़ीद हर टुकड़े के नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो डेवलप होंगे। कभी भी पोल जो हैं ये हमेशा पेयर्स में ही आएंगे, सेपरेट नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 8.3 है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। डेफिनेशन क्या है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्ट लाइक अ मैग्नेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटाइजेशन। पहले भी मैंने बताया एक मैग्नेट होता है जो कि फोर्स लगाता है, और आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। आयरन अकेला कभी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को नहीं खींचता जब तक कोई मैग्नेट ना हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज, यानी एक सिंपल आयरन है उसको मैग्नेटिक कैसे करना है, ऐसा उसमें ये वाली प्रॉपर्टी किस तरह से ऐड करनी है कि वो अपने इर्द गिर्द के आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। वैसे अगर सिंपल आयरन पड़ा है तो वो अपने इर्द गिर्द पड़े आयरन पीसीस को अट्रैक्ट नहीं करता, तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म, ठीक है। इंड्यूस करना, कोई चीज़ जो है वो खुद पैदा करना, कोई चीज़ कोई एबिलिटी जो है वो किसी चीज़ के अंदर पैदा करना, ये इंड्यूस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, जब एक पीस आयरन का अगर हम मैग्नेट के पास रखें, इट बिकम टेम्परेरीली मैग्नेटाइज्ड एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग अदर मटेरियल, तो वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है और दूसरे मटेरियल्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। एक्टिविटी दी गई है, ब्रिंग अ पिन क्लोज टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, द पिन बिकम मैग्नेट एंड अट्रैक्ट अदर पिन्स। अगर आप एक पिन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो वो दूसरी पिन्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाएंगी। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो अगर हम किसी मैग्नेट के साथ स्क्रू जो हम यूज़ करते हैं उसको अच्छे से रगड़ें या उस पर बार बार उस पर स्ट्रोक करें तो उसके साथ कील जो है वो अटैच होना शुरू हो जाता है। हालांकि वो मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन मैग्नेट नहीं है, लेकिन स्क्रू के साथ भी जो हमारे अक्सर कील वगैरह हैं वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आप डेली लाइफ में इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट, अब इट्स मीन कि हम मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक टेम्परेरी और एक परमानेंट मैग्नेट का, कि एक तो परमानेंट मैग्नेट है ना जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम मैग्नेटाइज नहीं कर रहे, और एक नंबर 2 पे आ जाता है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट से मुराद होती है दीज बिकम मैग्नेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ऊपर हमने पिन की बात भी की थी कि पिन होती है, पिन को अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास लेके आएँ तो वो दूसरी पिन्स को भी खींचना शुरू कर देती है। तो टेम्परेरी मैग्नेट की ये खासियत होती है कि वो दे आर ओनली मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरे मैग्नेट उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। वंस द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव दे लूज मैग्नेटिज्म, और अगर हम पास से वो मैग्नेटिक फील्ड यानी वो मैग्नेटिक मटेरियल हटा दें, मैग्नेट हटा दें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होने की वजह से वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मीन दे आर नॉट परमानेंट, ओनली फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए वो बस मैग्नेटाइज्ड होते हैं। जितनी देर उनके पास मैग्नेट पड़ा रहेगा वो मैग्नेटाइज्ड रहेंगे, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जब मैग्नेट दूर गया तो वो भी
डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट लाइक पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन्स, आयरन नेल्स, ये सारे जो हैं मैग्नेट की तरह यानी टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करें तो एक तो हमने टेम्परेरी मैग्नेट पढ़ा, एक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो हमेशा मैग्नेटिक रहता है हर सूरत हाल में। टेम्परेरी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुछ मैग्नेट हम इस तरह से बनाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अगर हम एक नेल के ऊपर वायर को वाइंड कर दें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारें तो वो नेल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का सिंपल तरीका बताया गया है कि ये एक बैटरी है, बैटरी के साथ आपने वायर को अटैच किया, उसे वाइंड कर दिया किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, यानी ये आयरन है, और दोनों जो वायर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे तो ये वाला जो नेल है वो पहले तो पिंस को अटैच नहीं कर रहा होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड काज करेगी और यहाँ पे पिंस जो हैं इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये मैग्नेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड और पिंस जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी। तो तीन तरह के मैग्नेट पड़े, एक परमानेंट मैग्नेट है, एक जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट है और एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक बेल्स, ये जो स्कूल के अंदर आजकल बेल्स यूज़ की जा रही हैं उनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। क्रेन्स, बहुत सारी क्रेन्स आपने देखी होंगी जो कि लिफ्ट करती हैं हैवी आयरन पीसेस, गाड़ियों को भी लिफ्ट कर रही होती हैं स्क्रैप के लिए, तो वो उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। वो जब स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है तो गाड़ी जो है उसके साथ अटैच हो जाती है। जब उसे हटाना होता है तो अब खींच के तो नहीं अलग किया जा सकता, तो सिंपल क्या करते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट बहना बंद हुआ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई और गाड़ी जो है वो जाके स्क्रैप में गिर गई। इसी तरह एमआरआई मशीन जो है मेडिकल के अंदर ये भी यूज़ कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। अगेन हमने परमानेंट मैग्नेट के बारे में पहले हमने जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट्स को समझा था, अब हम परमानेंट मैग्नेट्स को समझते हैं। दीज रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। परमानेंट नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये परमानेंट हैं, दे कैन रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेड बाय प्लेसिंग स्टील और स्पेशल अलॉय इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और बनाए कैसे जाते हैं? कुछ स्टील या स्पेशल अलॉयज़ हैं। अलॉय आपको पता है कि सॉलिड मिक्सचर होते हैं मेटल्स के। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर इन्हें काफ़ी लंबे अरसे के लिए रखा जाए तो ये परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, अल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का अलॉय है। इन तीन मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। और फेराइट। इनके यूजेस को देखें तो स्पीकर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, क्लॉक्स के अंदर और मैग्नेटिक कंपास के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। जी, तो सबसे पहले हमने इंड्यूस मैग्नेटिज्म में ये समझा कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता है, किसी भी तरह उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, तो उससे जो मैग्नेट बनेगा उसे कहेंगे इंड्यूस मैग्नेट। नेक्स्ट हमने जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट को समझा कि टेम्परेरी मैग्नेट हम किस तरह से बना सकते हैं और परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। 8.5 है। डेफिनेशन क्या है? मैंने अक्सर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का तज़किरा किया था आपके सामने, तो अब उसको मैं समझाता हूँ कि होती क्या है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक मटीरियल और अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो एरिया जहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट पड़ा है तो उस पर फोर्स लगेगी, या अगर दूसरा मैग्नेट नहीं भी पड़ा, कोई मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा है, यानी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो अट्रैक्ट होगा। यानी मैग्नेट के एक फील्ड होती है जिस तरह एक हमारी क्रिकेट की फील्ड लाइन होती है फुटबॉल की, वैसे ही मैग्नेट में भी एक फील्ड होती है, एक उसका एरिया होता है जहाँ तक वो अपनी फोर्स को
उसकी फोर्स जो है वो इफेक्टिव होती है, वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है या दूसरे मैग्नेट को अपने से दूर रिपेल कर सकती है। उस फील्ड के बाहर तक उसका जो है वो कंट्रोल नहीं होता, उस फील्ड के अंदर अंदर उसका कंट्रोल होता है। लेकिन ये फील्ड क्या होती है, इनविजिबल बट कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंट। इनविजिबल है ये, इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको देखा जा सकता है। अब किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको देखा जा सकता है उसको देख लेते हैं। विजुअलाइजिंग द मैग्नेटिक फील्ड आयरन फिलिंग एक्टिविटी। अब आयरन फिलिंग एक्टिविटी किस तरह से करते हैं, प्लेस अ बार मैग्नेट अंडर अ ग्लास प्लेट एंड स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन द ग्लास। आपने एक बार मैग्नेट लेना है और ग्लास प्लेट लेनी है शीशे की जिसमें से नज़र आए, ठीक है। उसके ऊपर आपने आयरन फिलिंग यानी छोटे छोटे आयरन की जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर देना है। ऑब्जर्वेशन, When tapped gently the filling arrange themselves in a specific pattern। उसके बाद जब आप उसे हल्का हल्का टैप करेंगे, टच करेंगे प्लेट के साथ, तो आयरन फिलिंग जो है वो खुद को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देंगी। दिस पैटर्न शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वो जो लाइंस आपको नजर आएंगी मैं अभी दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे आप फिगर 8.7 में देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आयरन फिलिंग जो है इन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज कर लिया है कि ये हमें लाइंस की शक्ल में नज़र आ रही हैं। ये लाइंस आपको नॉर्थ से साउथ जो है वो या यहाँ से निकल रही हैं यहाँ पे, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनकी डायरेक्शन को आप देख सकते हैं, बाद में हम डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आगे समझते हैं जी। तो नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्टडी करना है। These are imaginary lines that represent the magnetic field। ये imaginary lines होती हैं जो कि magnetic field को represent कर रही हैं। हम इनको ड्रा कर सकते हैं using a compass। The compass needle align along the field line। compass की needle को field line के along जो है वो align करें। direction of field line जो है वो हमेशा आप देखेंगे north pole से south pole की तरफ होती है, ठीक है। north pole से निकलती हैं और south pole में जाके वो lines enter हो रही होती हैं। और ये कहाँ पे होती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर वाली साइड पे हमें नॉर्थ से साउथ नज़र आती हैं। वहीं अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, दे कंप्लीट द लूप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वहाँ पे ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। मैं आपको अगेन जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं, ये आउटसाइड है। आउटसाइड, ये वाली भी आउटसाइड है और ये वाली भी आउटसाइड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ से फील्ड लाइन साउथ की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रही है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट देखें तो ये वाली लाइन को अगर आप देखें, ये जो मेन सेंटर में लाइन है ये कहाँ जा रही है, देखें साउथ से किस साइड को, नॉर्थ को, मतलब साउथ से एंटर हो रही है और नॉर्थ से निकल रही है। इट्स मीन साउथ से नॉर्थ पे यहाँ पे जा रही है। बाकी जो बाहर अगर देखें तो नॉर्थ से बाहर वाली साइड पे नॉर्थ से साउथ ही है इसकी डायरेक्शन। अब ये लाइंस जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्या ये सिंपल लाइंस हैं? नहीं। इन लाइंस को समझते हैं कि इन लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी उनकी जो है वो एक ख़ास उनको नोट किया जा सकता है कि कितनी है वो, उनकी पावर कितनी है, ठीक है। एंड डायरेक्शन, और साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन हमने देखी, द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपस नीडल। जो डायरेक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे अगर हमने देखना है तो वो नॉर्थ पोल जो है वो कंपस नीडल का शो करेगा, इंडिकेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर वेयर लाइंस आर क्लोज स्पेस। अब जहाँ पे लाइन ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, वहाँ पे हमें लाइंस देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने देखा है कि पोल्स के करीब जो हैं वो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड लाइन करीब करीब होती हैं, तो पोल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जितना हम साइड्स पे आ जाते हैं तो वो ज़रा स्प्रेड हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो वहाँ पे वीकर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकर वेयर लाइंस आर फार पार्ट। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। और ये भी याद रखना है कि कभी भी फील्ड लाइंस आपको एक दूसरे को क्रॉस करती नज़र नहीं आएंगी। अब हमारा जो है वो न्यूट्रल पॉइंट और हॉर्सशू मैग्नेट रह गया है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बेसिकली
व्हेन टू मैग्नेट आर प्लेस क्लोज विद अपोजिंग पोल्स। अपोजिंग पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ आ जाए तो वो अपोजिंग पोल है, साउथ के सामने साउथ, यानी लाइक पोल्स आप लिख सकते हैं कि जब लाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है, वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ मैग्नेट कैंसल ईच अदर। अब यहाँ पे दोनों मैग्नेट जो हैं वो इक्वल फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इसकी वजह से कैंसल आउट हो रहे हैं। देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन कंपस नीडल प्लेस देयर। और वहाँ पे अगर हम कोई कंपस की नीडल प्लेस भी करें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं शो हो रही। इस कंडीशन को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिगर 8.11 है। यहाँ पे देखें तो नॉर्थ और नॉर्थ लाइक पोल्स हैं, इनको जब एक दूसरे के करीब लाया गया तो इनकी जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इस साइड को और ये वाली इस साइड को मूव आउट हो गई। और इनके सेंटर में ये एक पॉइंट है एक्स, जहाँ पे कोई फील्ड लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कंपास अगर हम प्लेस करेंगे तो उस पर कोई फोर्स अफेक्ट नहीं कर रही होगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें लाइंस क्लोजली पैक्ड हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो हाई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से कम दूर हैं, ये ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता गया, इनके दरमियान और ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा है। तो जितना हम साइड पे मूव करेंगे उतना डिस्टेंस ज़्यादा दूर दूर होता जाएगा और ये वाली फील्ड जो है लाइंस ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी साइड्स पे। यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे करीब करीब है। नेक्स्ट अब हमने हॉर्सशू मैग्नेट को देखना है। ये आपको फिगर तो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ये नॉर्थ इसका पोल है, ये साउथ पोल है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे देखें कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें देखें यहाँ पे करीब करीब है, यहाँ पे कम हो गई हैं, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ होने लग गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है। इसके अंदर आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस हैं। और ये इन दोनों में फ़र्क है कि हॉर्सशू मैग्नेट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होती है। तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें तो यू शेप्ड होता है, इसे हॉर्सशू मैग्नेट का नाम दिया गया है। द फील्ड बिटवीन द पोल्स इज़ आलमोस्ट यूनिफॉर्म। इसकी ख़ास बात क्या है कि इसके पोल्स के दरमियान में जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है ऑलमोस्ट। और दिस यूनिफॉर्मिटी इज़ यूजफुल इन डिवाइसेस नीडिंग कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फोर्स, फॉर एग्जांपल रिले और मोटर्स। तो ये दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 8.6 यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर एज कोर कंपोनेंट, लाउड स्पीकर के अंदर, वॉइस कोयल सिस्टम के अंदर, डोर कैचेस को टू कीप डोर क्लोज, डोर कैचेस में भी यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर, मैग्नेटिक स्ट्रिप इन डोर्स जो डोर को बंद रखती है। ग्रेन प्यूरिफिकेशन, सेपरेटिंग आयरन नेल यूजिंग मैग्नेट द फ्लोर मिल्स, मेडिकल टूल्स में रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम आइज, थर्मोमीटर में टू रीसेट आयरन पॉइंटर्स। तो ये आपकी बुक के अंदर भी पॉइंट्स की शक्ल में बहुत शॉर्ट से लिखे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो है एसी, डीसी, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर्स की बात की गई है, ये भी आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एप्लीकेशंस हैं परमानेंट मैग्नेट की, उसमें सबसे पहले एसी जनरेटर है, तो इसको देख लेते हैं नोट से। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये तो आइडिया होगा कि दो तरीके हैं, या तो कोयल जो कि वायर्स की कोयल है उसको रोटेट करवा दिया जाए परमानेंट मैग्नेट के दरमियान, या परमानेंट मैग्नेट को रोटेट करवा दिया जाए कोयल्स के अराउंड। दोनों तरीक़ों से जो है वो करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरह करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम जनरेटर बनाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम मोटर्स बनाते हैं। इसको भी मैं जो है वो डायग्राम से भी समझाता हूँ आपको।
तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, फिगर है, इसके अंदर आप देखें कि ये एक हमारे पास कॉइल है। ये मोटर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो वाइंडिंग हुई होती है, अच्छी खासी ये नज़र आती है आपको, बहुत सारी वायर्स जो हैं उनको वाइंड किया गया होता है। तो ये सिंपल एक वायर उसकी दिखाई जा रही है कि एक वायर है यहाँ पे, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती नज़र आ रही है। अब अगर हम इसमें से करंट पास करेंगे इस कॉइल के अंदर से, तो ये कॉइल घूमना स्टार्ट कर देगी, और अगर हम इस कॉइल को खुद घुमाते हैं फिजिकली तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आपने समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कॉइल को खुद मूव करवाएं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। शर्त क्या है कि आपने उसे रोटेट करवाना है। नंबर 2, अगर आप रोटेट नहीं करवा रहे, सिंपल उसे करंट के साथ अटैच करवा देते हैं, तो वो खुद रोटेट होना शुरू हो जाती है, और जब वो खुद रोटेट होती है तो मोटर्स के तौर पे वो बिहेव करती है, और अगर हम उसे खुद रोटेट करवाते हैं और करंट प्रोड्यूस करवाते हैं तो इस सिलसिले में वो जनरेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ जैसे ये परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारे पास कॉइल है, ये स्लिप रिंग्स हैं, क्योंकि इसने रोटेट करना है तो इसके लिए स्लिप रिंग यूज़ किए जा रहे हैं ताकि ये एक जगह फिक्स ना हो। कार्बन ब्रशेज़ हैं साथ लगाए गए, और ये आपके पास एम्पेयर मीटर होता है करंट को चेक करने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, अ कोयल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, उसमें जनरेटर, वही जनरेटर यानी इंजन की तरह, जिस तरह गाड़ियों में इंजन किसको घुमा रहा होता है, एक पहिए को, वैसे ही वही जनरेटर हम अटैच कर देते हैं, वही इंजन हम जनरेटर में अटैच कर देते हैं। वहाँ पे उसका क्या काम होता है, पहिए को घुमाने की बजाय उसने किसको घुमाना है, कोयल को। कोयल जब घूमती है परमानेंट मैग्नेट के अंदर तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस करंट या ईएमएफ। इसको अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। एसी जनरेटर जो हमने हेडिंग भी पढ़ी थी, तो एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस इफ द कोयल इज रोटेटेड कंटिन्यूसली। अगर कंटिन्यूसली हम कोयल को रोटेट कर रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, यही प्रोसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। व्हेन एसी इज पास थ्रू द कोयल, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट वो पास किया जाता है कोयल में और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, तो कोयल रोटेट करना शुरू कर देती है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ जनरेटर। ये जनरेटर का रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है वो लाउड स्पीकर्स के अंदर इस्तेमाल बताया गया है। अ वॉइस कोयल इज़ प्लेस्ड ओवर अ रेडियल परमानेंट मैग्नेट। एक वॉइस कोयल को प्लेस किया जाता है रेडियल परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो माइक्रोफोन से पास होता है इस कोयल के अंदर से। द इंट्रैक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव द कोयल वाइब्रेटिंग द कोन प्रोड्यूस साउंड। अब क्या होगा कि जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से मूव होगी कोयल। कोयल जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कोयल के अंदर से अगर हम खुद करंट पास करें तो वो घूमना शुरू कर देती है, अगर हम खुद उसे घुमाएं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जब हम उसे करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मूव करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी कॉन्स की, और उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसकी भी डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, ये साउथ है बाहर वाली साइड, नॉर्थ अंदर वाली साइड है, ये वॉइस कोयल है, ठीक है, ये कोन है और ये करंट इसमें से पास कर रहे हैं कोयल में से। तो जब करंट पास होता है कोयल के अंदर तो कोयल मूव करती है और जो वॉइस है वो कोन के थ्रू प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली साउंड सिग्नल जो आ रहे होते हैं वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में आ रहे होते हैं। जैसे ही वो कोयल में से पास करता है तो वो इंसर्टेड इन गैप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, दिस एसी इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट अ वेरिंग फोर्स दैट पुश एंड पुल ऑन द वॉइस कोयल and attached to cone, the cone vibrate back and forth to produce sound in the air, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 8.7 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। पहले भी हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। डेफिनेशन क्या है,
एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट हमने दो पढ़े थे, उसकी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर कोयल रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उसी वक्त बनता है जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाए उस कोयल में से जो कि रैप हुई हो एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, जैसे कि हमने नेल के ऊपर देखा था। इसके की फीचर क्या है कि ये वर्क करती है उसी वक्त ही जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा हो। जैसे ही करंट जो है वो स्टॉप होगा, मैग्नेटिज्म भी इसकी ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए इसे परमानेंट मैग्नेट नहीं बोलते, टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है, तो इसको इंक्रीज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। या तो इंक्रीज़ कर दें नंबर ऑफ़ टर्न इन द कोयल, जो हमने कोयल बनाई है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करते जाएं। मोटर्स के अंदर भी आपने देखा होगा वाइंडिंग, उसमें कितनी कोयल जो है वो कितनी बार उसको रोटेट करवाया जाता है वायर को, तो वो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा तरीका यह है कि उसमें से करंट जो है वो उसकी मिकदार को बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें। नंबर 3 है यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, वो आयरन कोर जिसके ऊपर जो है वो आप कोयल को टर्न करवा रहे हैं उसको जो है वो मज़ीद सॉफ्ट आयरन कोर आप उसकी जगह पे इस्तेमाल करें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर या स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, टेलीफोन रिसीवर के अंदर, मैग्नेटिक रिले के अंदर, सर्किट ब्रेकर, रीड स्विचेस, मैगलेव ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स, टेप रिकॉर्डर एंड मैनी मोर। इनमें से अक्सर जो है उनको हम अभी डीपली स्टडी करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो एक बार मैं इस टॉपिक को जो है बुक से भी आपको करवा देता हूँ, फिर हम इसके यूजेस पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने का तरीका बताया गया है। ये बैटरी है, ये वायर है, इसको टर्न किया गया है नेल के ऊपर, और ये स्विच है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक हो जाएगा, बंद कर देंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके अगर हम टर्न्स को बढ़ा देंगे तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेसिटी जो है वो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर जाएंगी। नंबर 2 पे आप जो है वो करंट इंक्रीज़ कर दें, या नंबर 3 पे ये जो आप आयरन यूज़ कर रहे हैं, सेंटर में जो मेटल यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल, उसको सॉफ्ट आयरन कोर में चेंज कर दें। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसको एक्सप्लेन भी किया गया है ये लास्ट वाले पैराग्राफ में कि किस तरह से हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है, ये 3 मेथड हैं जिनसे हम इसकी पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पे मूव करते हैं, वो हमने जो डिटेल में समझने हैं। पहले यूजेस तो हम रीड कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक रिले की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि वर्क करती है एज अ रिमोट स्विच फॉर हाई करंट डिवाइसेस। होता क्या है, इसमें काम किस तरह से करती है, लो करंट आता है, जो जैसे ही लो करंट आता है तो सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू करता है जब, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाता है। इट अट्रैक्ट अ पाइवटेड आयरन आर्मेचर। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है। जैसे ही लो करंट मिलता है इस कोयल को तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, इसका सेंट्रल जो कोर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो गया, वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा इस आयरन आर्मेचर को जो कि पाइवटेड है, और जब ये इसके करीब आएगा तो यहाँ से लिफ्ट अप होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैग्नेट कंप्लीट मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ये इसके बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से फुल ऊपर हो जाएगा। ऊपर होने की वजह से ये इसको पुश करेगा और ये ऊपर वाले स्विच के साथ जो है जाके अटैच हो जाएगा और हाई करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं टाइप ऑफ स्विच है जो कि वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, और इनपुट इट इज़ एन इनपुट सर्किट विच वर्क विद लो करंट फॉर सेफ्टी पर्पज। व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑन इट एक्टिवेट एन अदर सर्किट विच वर्क विद अ हाई करंट। तो स्टार्ट में लो करंट से ये एक्टिवेट होता है, मैग्नेट बनते ही आयरन आर्मेचर को अपने साथ जोड़ता है जिसकी वजह से यहाँ से लिफ्ट अप है, इसको ऊपर को लिफ्ट करता है और
एक न्यू सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सर्किट ब्रेकर है। अब हम सर्किट ब्रेकर को डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि हर घर के अंदर मौजूद होती है। तो सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है कि एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करती है। अगर उससे ज़्यादा करंट हो जाए तो ये स्विच को ऑफ कर देती है, खुद ब खुद टर्न ऑफ कर देती है। तो इसमें से एक सर्किट ब्रेकर जो है उसको हम समझते हैं एक टाइप है। इफ़ द करंट बिकम एक्सेसिव इट स्विचेस ऑफ द सर्किट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्निंग। इसकी वजह से हमारी अक्सर जो चीज़ें हैं जिनको एक्स्ट्रा करंट मिलने से वो जल सकती हैं वो बच जाती हैं। तो एक फिगर हमें दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक प्लास्टिक का सबसे बाहर जो है फ्रेम है। इसमें एक हमें आयरन कोर मिल रहा है जिसके इर्द गिर्द जो है वो कोयल है, एक आर्मेचर है और कॉपर की स्ट्रिप है। अब हम इनको समझते हैं ये काम किस तरह से करती हैं। इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर द करंट फ्लो अलोंग अ कॉपर स्ट्रिप। इस कॉपर स्ट्रिप से होते हुए थ्रू द आयरन आर्मेचर, इस आयरन आर्मेचर में आता है, एंड कोयल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और देन कोयल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में से मूव होता है। ठीक है, तो ये करंट का पाथ है कॉपर स्ट्रिप से आर्मेचर में, आर्मेचर से कोयल में और कोयल से बाहर। नेक्स्ट हम देखते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर। ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो गया है ये कोर की वजह से, ये कोयल की वजह से, ये अट्रैक्ट करता है आर्मेचर को। इफ़ द करंट इज़ लार्ज इनफ, एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा जब करंट इसमें से पास होता है, द आर्मेचर इज़ डीअटैच्ड फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप, तो उस सूरत में इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जिससे वो कॉपर स्ट्रिप से अटैच नहीं रहता। एंड द सर्किट ब्रेक, और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। जब एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को मज़ीद पावरफुल करने के लिए एक ये भी पॉइंट पढ़ा था कि करंट की अमाउंट को बढ़ा दें। तो इस सूरत में जब करंट एक हद से ज़्यादा गुजरता है तो आर्मेचर जो है उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फुली खींच लेता है, जिसकी वजह से अब वो कॉपर स्ट्रिप से अटैच नहीं रहता और यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास टेलीफोन रिसीवर है। टेलीफोन रिसीवर्स की अगर हम बात करें तो बहुत इतना ज़्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, सिंपल सा बताया कि ये एक डायाफ्राम है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब कोई कॉल आती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे होते हैं जो कि साउंड के लिहाज से वेरी कर रहे होते हैं, कहीं कभी तेज़ होते हैं, कहीं पे स्लो होते हैं, कहीं पे स्टॉप होते हैं। तो जो माइक्रोफोन है टेलीफोन का हैंडसेट का दूसरी साइड पे वो सेंड कर रहा होता है वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है उधर से, जो बात कर रहा है वो भेज रहा है। ठीक है, और वो अकॉर्डेंस होता है साउंड सिग्नल के, मतलब वो जो करंट है वो साउंड सिग्नल के लिहाज से होता है। स्ट्रॉन्ग साउंड सिग्नल है तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, कम है तो कम होगा। व्हेन द वेरिंग करंट पासिस थ्रू द कॉइल ऑफ द रिसीवर, अब ये रिसीवर की कॉइल में से जब वो पास कर रहा है तो इट काज वेरिएशन इन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें करंट कम ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक पावर जो है वो भी वेरिएशन होगी, उसके अंदर कम ज़्यादा होगी। एज अ रिजल्ट द डायाफ्राम ओवर इट मूव बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस साउंड। इसकी वजह से ये जो डायाफ्राम है जब इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर होगी तो इसके करीब आएगा और जब कम हो जाएगी तो आगे मूव करेगा, तो बैक और फोर्थ मूव करके ये जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ है उसमें हम मैगलेव ट्रेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन भी बोला जाता है, इसको स्टडी करते हैं। ये एक वंडरफुल यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसके अंदर मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है मैगलेव स्टैंड फॉर मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन। अ मैगलेव यूज फोर्स दैट राइज फ्रॉम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टू लेविटेट मीन टू फ्लोट अ फ्यू सेंटीमीटर अबव द गाइड वे। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिज्म इंड्यूस होती है और वो ट्रेन को जो है वो फ्यू सेंटीमीटर अपने ट्रैक से उठा देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो है आर्म, ये वाली आर्म आपको नज़र आ रही है, इसको रेज कर दिया है क्योंकि मैग्नेट है। तो मैग्नेट की वजह से अब फ्रिक्शन भी नहीं होगी रेज होने की वजह से, और एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं, ऑपोजिट पोल हैं। तो जापान में इनको यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से व्हील्स और फ्रिक्शन वगैरह के मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
इट इज़ नोन एज बुलेट ट्रेन दैट कैन रन अप टू स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर्स। 1 घंटे में 400 किलोमीटर तक ये स्पीड हासिल कर सकती हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि ये लेविएशन करेंगी, सिर्फ फ्लोट करवाएंगी, आगे ट्रेन को मूव नहीं करवा सकते। तो मूव किस तरह से होती है? टू पुश द ट्रेन फॉरवर्ड प्रोपल्जन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर इंस्टॉल। उसके लिए अलग से प्रोपल्जन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टॉल किए जाते हैं अलोंग द साइडवेज एंड ट्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय पुश एंड पुल ऑफ दीज मैग्नेट द ट्रेन मूव फॉरवर्ड। और इनके पुश और पुल से जो ट्रेन है वो आगे को मूव करती है। नेक्स्ट जो हमने यूज़ पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स। ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन क्रेन्स एट स्क्रैप यार्ड, स्टील वर्क्स एंड ऑन द शिप। दीज आर सो पावरफुल दैट दे कैन लिफ्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स such as car. After moving the heavy object to the required position, the object are released by just switching off the current of the electromagnet. तो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैग्नेट के साथ अगर कोई चीज़ अटैच हो जाती तो उसे छुड़वाना इम्पॉसिबल होता, क्योंकि उसका इतना वज़न है, वो स्टिल नहीं मतलब वहाँ से गिर रही। तो इट्स मीन हमें बहुत बड़ी फोर्स से उसे खींचना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फ़ायदा क्या हुआ कि सिंपली हमने एक स्विच ऑफ कर दिया और मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गई और वो चीज़ गिर गई। तो इस तरह से हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 8.8 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई डज द मैग्नेट अट्रैक्ट? पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों करता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की जा रही है। अ कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द आइडिया दैट मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम किस तरह से बनाते हैं। वायर को जो है वो एक आयरन के इर्द गिर्द जो है वो ट्विस्ट करते हैं, रैप करते हैं, और उसमें से जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो वो मैग्नेटिक हो जाता है। तो इससे एक आइडिया आया कि इन अ सोलेनॉइड करंट यानी मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या है? मूविंग चार्जेस, और वो उनके मूव होने से क्या प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। और इन अ मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? तो इससे ये आइडिया लिया गया कि मैग्नेट के अंदर भी मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड द एटम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके अंदर भी ज़रूर इलेक्ट्रॉन मूव होते होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। तो ये आइडिया आया, इसने जो है वो दुनिया बदल के रख दी। नेक्स्ट अगर आप देखें कि मैग्नेटिज्म इन एटम को अब हम डिटेल से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। आपने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। आल्सो स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस। एक तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं अगर ड्रा करूँ, एक तो इस तरह ये ऑर्बिट्स होते हैं KLMN शेल, इनके अंदर घूम रहे होते हैं। दूसरा वो अपने ही इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो दो तरह के स्पिन्स हैं, एक ऑन देयर ओन एक्सिस और एक अराउंड द न्यूक्लियस। बोथ मूवमेंट प्रोड्यूस टाइनी मैग्नेटिक फील्ड। अब मूव तो कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन दीज फील्ड्स में रीइंफोर्स ईच अदर। अब उनकी ओरिएंटेशन यानी उनकी पोजीशन के लिहाज से वो किस साइड को उसकी पोजीशन है, या तो वो एक दूसरे एटम की फील्ड को रीइंफोर्स कर रहे होंगे। एक दूसरे यानी एक एटम है, उसके साथ वाला एटम भी, उसकी भी पोजीशन ऐसे है, उससे अगले की भी, कि उनकी पोजीशन सबकी ऐसी है कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फोर्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, यानी उनकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे की बढ़ा रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनकी पोजीशन ऐसी है, ओरिएंटेशन ऐसी है कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल्स की अब हम बात करते हैं। एन एटम विद अ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी एक एटम जो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल है। इट बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, और वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
अब यहाँ पे हम कुछ मटेरियल्स का डिस्कस कर लेते हैं। कुछ हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कौन से मटेरियल हैं? इफ़ द ऑर्बिटल and spins axis of electron in an atom are so oriented that their fields support one another and the atom behave like a tiny magnet, the material with such atom are called paramagnetic material such as aluminium and lithium. ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ओरिएंट हुए होते हैं कि उनकी जो फील्ड है वो सपोर्ट कर रही होती है दूसरे एटम को, और इस वजह से वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं एटम्स। और ऐसे मटेरियल्स को जिनके अंदर यूं हो रहा होता है उसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड लिथियम। नंबर 2 पे डायामैग्नेटिक मटेरियल आ जाते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होती है बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में घूमने से और अपने एक्सिस पे रोटेट होने से इन एन एटम में ऐड अप टू ज़ीरो। अगर उनको हम ऐड करें तो वो ज़ीरो के इक्वल होती हैं। इन दिस केस द एटम हैज़ नो रिजल्टेंट फील्ड, तो कोई रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। द मटेरियल विद सच एटम आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। सम ऑफ देयर एग्जांपल्स आर कॉपर, बिस्मथ, वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो ऐसे ख़ास टाइप के मटेरियल हैं जिनके अंदर एक ख़ास एरिया या रीजन के अंदर जो एटम हैं उनकी स्पिन जो हैं वो रेंज होते हैं। मसलन आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट को अगर हम देखें तो इनके अंदर जो है इन विच कैंसलेशन ऑफ एनी टाइप डज नॉट अकर फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ नेबरिंग एटम ऑफ ऑर्डर 10⁻16। तो इतने एटम्स के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो नेचुरली अलाइन हुआ होता है पैरेलल टू ईच अदर। तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इनके अंदर छोटे छोटे एरियाज बने होते हैं जिनके अंदर स्पिन जो है वो पैरेलल होता है उन एरिया के तमाम एटम्स का। अगर इसको हम देखें तो ये जो ग्रुप होते हैं एटम के मटेरियल, इनका जो रीजन होता है वो 0.1 mm यानी इतना सा रीजन होता है। साइज दैट इज़ हाईली मैग्नेटाइज्ड, और ये हाईली मैग्नेटाइज होता है क्योंकि तमाम एटम का जो स्पिन है वो अलाइन होता है और पैरेलल होते हैं ईच अदर। और दिस रीजन इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन। और इसके एक रीजन को जो कि 0.1 mm का होता है उसे हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ईच डोमेन बिहेव एज द स्मॉल मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसके अंदर पूरी एक डोमेन होती है जो कि बिहेव करती है, एक एटम नहीं बिहेव करता है एज अ मैग्नेट बल्कि पूरी डोमेन बिहेव करती है। तो अगेन हम इन तीनों का जो है वो एक शॉर्ट सा रिव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि टाइप्स डिस्क्रिप्शन है। पैरामैग्नेटिक जो है उनके इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट और स्पिन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, लिथियम। डायामैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को और नेट फील्ड ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल कॉपर, बिस्मथ, वाटर। फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन अलाइन होता है नेचुरली इन ग्रुप्स। ये ग्रुप जो अभी मैंने आपको बताए थे 0.1 mm के, जिन्हें डोमेन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो ये ओवरव्यू है इन तीनों टाइप्स का। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो हमने डोमेन्स पढ़ी हैं उनकी अलाइनमेंट को देख लेते हैं। अनमैग्नेटाइज्ड आयरन डोमेन आर रैंडमली अलाइंड। अब वो जो डोमेन्स हैं, जो रीजन्स हैं छोटी छोटी सी, वो रैंडमली एक अलाइन हैं, किसी एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है और नो मैग्नेटिज्म, और वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा। इसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ 8.20 फिगर आप देख सकते हैं इसमें कि हर रीजन की जो फील्ड लाइंस हैं वो डिफरेंट साइड्स को हैं, ठीक है, रैंडम हैं, किसी एक ख़ास साइड को नहीं है। इसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और मैग्नेटिक नहीं हो पाता। इसी तरह यहाँ पे देखें एक ख़ास डायरेक्शन में, तो अब इनको हम देखते हैं। तो जो अभी हमने पिक्चर देखी है जिसमें हमने मैग्नेटाइज्ड आयरन को देखा है, एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम अ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट काज ग्रोथ ऑफ लाइन डोमेन्स, रोटेशन ऑफ मिसलाइन डोमेन्स। जो एक्सटर्नल फील्ड उन्हें दी जाती है उसकी वजह से ग्रोथ होती है लाइन डोमेन्स की, वो बढ़ती हैं, और इसी तरह जो मिसलाइन डोमेन्स होती हैं वो भी रोटेट करके अलाइन हो जाती हैं। रिजल्ट के तौर पे आयरन जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रखा जाता है।
और हैविंग इट्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उसके अपने नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। तो याद रखना है एक्सटर्नल फील्ड स्टिल होने चाहिए मैग्नेटाइज्ड आयरन में, ठीक है। उसमें एक्सटर्नल फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेगी, ग्रोथ करवाएगी अलाइंड डोमेन्स की, और इसके साथ साथ रोटेट करेगी मिस अलाइंड डोमेन्स को अपनी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसका नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्ट आयरन और स्टील के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और डोमेन्स अलाइनमेंट वगैरह को देखते हैं। तो डोमेन की अलाइनमेंट देखें तो सॉफ्ट आयरन में इजीली अलाइंड हो जाते हैं, स्टील में हार्ड होता है अलाइन करना। रिटेन मैग्नेटिज्म, सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्परेरी है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होगी तो उसके अंदर से भी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है उसके पास अगर उसको रिमूव करेंगे तो वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना बंद कर देगा। लेकिन स्टील जो है वो परमानेंट है। इसी तरह एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर्स में ये परमानेंट मैग्नेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम देखें तो मटेरियल लाइक एलुमिनियम, कॉपर डू नॉट फॉर्म मैग्नेटिक डोमेन्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। अब ये मैग्नेटिक डोमेन्स ही नहीं बना रहे, इस वजह से ये मैग्नेटाइज भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8.9 मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देयर आर टू मेथड यूज फॉर मैग्नेटाइजिंग अ स्टील बार। नंबर 1 है स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ स्टील बार बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। किस तरह से, द स्टील बार कैन बी स्ट्रोक्ड इन टू वेज। पहला है सिंगल टच मेथड। सिंपल है, आपने एक स्टील बार को लेना है, जैसे कि ये आपको फिगर नज़र आ रहा है 8.21। आपने स्टील बार को लेना है और मैग्नेट का कोई भी पोल आप पकड़ेंगे, जैसे इसने नॉर्थ पोल को नीचे, इसके ऊपर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रोक करवाना है, रगड़ना है, फिर उठा के वापस यहाँ से यहाँ लेके आना है, फिर से रगड़ना है, फिर यहाँ से उठा के वापस यहाँ से यहाँ। तो ये नहीं है कि ये जो एरोज हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि ये घूम रहा है, मतलब यहाँ से घुमाना है, दूसरी बार साउथ को रगड़ना है, ऐसे नहीं है। नॉर्थ को ही यहाँ से यहाँ तक रगड़ें, फिर उठाएं, फिर अगेन यहाँ पे लाके दोबारा से नॉर्थ को रगड़ें, अगेन यहाँ से यहाँ तक रगड़ें, यहाँ से उठा के वापस शुरू पे ले आएँ। तो इस तरह से बार बार आपने इसको रगड़ना है। अ स्टील बार इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज स्ट्रोक फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर सेवरल टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रोक फ्रॉम वन एंड टू द अदर, इसी एंड को यहाँ तक लेके जाना है, फिर वापस ला के इसी को ही वापस इस साइड पे रगड़ना है। इन द सेम डायरेक्शन यूजिंग द सेम पोल, मतलब पोल आपने चेंज नहीं करना। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रखेंगे, साउथ को टच नहीं करवाएंगे। एवरी टाइम द मैग्नेट इज लिफ्टेड अप सफिशेंटली हाई ऑन रीचिंग टू द अदर एंड ऑफ द बार। दूसरा जो तरीका है वो डबल टच मेथड है और वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें क्या करना होता है कि स्टील बार आपने प्लेस की, दो मैग्नेट लेने हैं, एक का आपने नॉर्थ पोल यूज़ करना है, दूसरे का आपने साउथ पोल यूज़ करना है। ठीक है, प्रोसेस वैसा ही है। नॉर्थ पोल को यहाँ से यहाँ तक रगड़ा, उठाया, फिर यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल को, और सेम टाइम पे दूसरे का साउथ पोल को यहाँ पे इस तरह से रगड़ा और वापस उठाया और वापस रगड़ा, यहाँ तक रगड़ के फिर वापस, दोनों को सेम टाइम पे जो है आपने ऑपोजिट पोल के साथ रगड़ना है। और इसमें जो पोल्स क्रिएट होंगे स्टील बार के वो ऑपोजिट होंगे। जो साइड आप नॉर्थ पोल से स्ट्रोक कर रहे हैं वहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और जो साउथ पोल से स्ट्रोक कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो ये मैंने आपको मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इन बोथ द केसेस द पोल प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मैग्नेटाइज स्टील बार आफ्टर स्ट्रोकिंग आर ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी। यहाँ पे भी आप नॉर्थ पोल को रगड़ रहे हैं तो साउथ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है, ऑपोजिट पोलैरिटी के वहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो नंबर 2 मेथड है वो है मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सोलेनाइड। सोलेनाइड को हमने डिफरेंट जगहों पे डिस्कस किया है पहले भी। सिंपल सा मेथड है। इन दिस मेथड अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर यानी लॉन्ग कोयल ऑफ वायर, ये जो आपको कोयल ऑफ वायर नज़र आ रही है इसके अंदर उसे प्लेस कर दें। व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास्ड, उस वायर के अंदर से जब आप करंट को पास करेंगे, द स्टील बार बिकम अ मैग्नेट। द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटाइज्ड स्टील बार इज फाउंडेड बाय अप्लाइंग राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल, आपने इस तरह से फिंगर्स को ग्रास्प करना है, उसको सोलेनॉइड को
इस तरह से कि जो फिंगर्स हैं वो जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हों। जैसे इसके हाथ से फिंगर्स उधर को जा रही हैं नीचे की तरफ, इट्स मीन करंट भी आपका इसी तरह से नीचे से होके यहाँ से ऐसे ऊपर को मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है आपकी फिंगर्स की वही होनी चाहिए जिस साइड को करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सच दैट फिंगर आर कर्ल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपने कन्वेंशनल करंट याद रखना है। वैसे मोस्टली हम जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कन्वेंशनल करंट को यूज़ करना है इन द सोलेनॉइड। देन द थंब, और थर्ड चीज जो सेकंड चीज़ है वो थंब की डायरेक्शन है। थंब की डायरेक्शन जो है वो पॉइंट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द बार। जो थंब की आपकी डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही होगी और ऑपोजिट पोल जो है वो आपका साउथ होगा। तो इस तरह से हम राइट हैंड ग्रिप रूल से इसको समझ सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो अगेन अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सिंपल सा मेथड है। जस्ट आपने फाइंड आउट करनी है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जिस डायरेक्शन को ये एरोज आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साइड को आपकी फिंगर भी कर्ल होनी है, तो आपने उस साइड को फिंगर को कर्ल करके सोलेनॉइड को पकड़ा, और जिस साइड पे आपका थंब है वो आपकी नॉर्थ साइड होगी और जिस साइड पे थंब नहीं है वो आपकी साउथ साइड होगी। सिंपल ये राइट हैंड ग्रिप रूल है। नेक्स्ट है डीमैग्नेटाइजेशन। पहले हमने मैग्नेटाइज करना सीखा, अब हम डीमैग्नेटाइज करना सीखते हैं। सबसे पहला मेथड हीटिंग का है। थर्मल वाइब्रेशन टेंड टू डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ द डोमेन्स। डोमेन्स जो हैं वो आपको पता है कि अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं तो कैंसिल आउट कर देती हैं इफेक्ट को। तो हीट जब करते हैं तो उससे डोमेन डिस्टर्ब हो जाती हैं। देयरफॉर इफ वी हीट अ मैग्नेट स्ट्रांगली द मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म वेरी क्विकली। तो पहला मेथड हमने हीटिंग समझा। दूसरा है हैमरिंग। अगर हम बीट करें किसी मैग्नेट को हैमर से, द डोमेन लूज देयर अलाइनमेंट, उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी और मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैमरिंग, और इसे हैमरिंग कहा जाता है। थर्ड है अल्टरनेटिंग करंट। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, अ मैग्नेट मूव्ड आउट स्लोली फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड इज डीमैग्नेटाइज्ड। तो अगर हम उसमें से मैग्नेट जो है वो मूव करेंगे इनसाइड से आउटसाइड, तो वो मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सोलेनॉइड तैयार की गई है, इसके सेंटर से हमने मैग्नेट को जो है वो मूव करवाया है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास 8.10 एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। Magnets, especially electromagnet, are vital in recording and data storage technology. They are used to convert electrical signal into magnetic form and vice versa for storing retrieving data. Mostly ये यूज़ होते हैं साउंड को स्टोर करने के लिए, वीडियोस को, डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो है वो हम कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल को देखते हैं। इसमें आ जाते हैं मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, पैरेट कोर्स, मैग्नेटिक बबल्स मेमोरी, और ज़्यादातर इन पे जो कोटिंग होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। ये अब कहाँ पे होती है कोटिंग, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल याद रखना है, आयरन ऑक्साइड जो है वो क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक टेप की रिकॉर्डिंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टेप के अंदर यूज़ होती है एक सिंथेटिक फिल्म विद अ मैग्नेटिक कोटिंग। और कौन सी मैग्नेटिक कोटिंग, वही जो अभी हमने आयरन ऑक्साइड पढ़ी है, इसके थ्रू जो है वो प्लास्टिक की जो फिल्म होती है उसको मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है आयरन ऑक्साइड की। नंबर 2 है द रिकॉर्डिंग हेड इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो रिकॉर्डिंग हेड होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। Electromagnet mean a coil of wire wrapped around a horseshoe shaped iron core with a narrow gap. मैं ये दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वो फिल्म है जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग की गई है, प्लास्टिक बैकिंग है, उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग की गई है। और नंबर 2 पे हमने जो पढ़ा है वो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके पास एक आयरन कोर है, जिसके दरमियान यहाँ पे एक गैप भी मौजूद है, और ये इसके ऊपर हमने जो है वो वायर्स को जो है वो रैप किया हुआ है।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये किसका नॉर्थ पोल है, ये किसका साउथ पोल है, दरमियान में जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है, गैप है। तो स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। साउंड एंड वीडियो इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट सेंड टू द कॉइल। अब जो साउंड और वीडियोस होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज किया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं हमने समझना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। मेन जो बातें आपको बुक में बताई गई हैं उन्हीं के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और आसान करके लिखे हैं। सिंपल है कि जो भी साउंड और वीडियो हमने, ये दोनों चीज़ें हमें बता रही थी मैन्युफैक्चरिंग की, कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब ये वाला पॉइंट बता रहा है कि जो साउंड और वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी है उसको पहले इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट किया जाता है। किस तरह से, ये आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना। और ये कॉइल को भेजा जाता है, वो अल्टरनेटिंग करंट किसको भेजा जाता है, कॉइल को। वो जो कॉइल हॉर्सशू मैग्नेट के ऊपर अटैच थी। द करंट इज मैग्नेटाइज द कोर। अब वो हॉर्सशू कोर को जो है वो मैग्नेटाइज करेगी, क्रिएटिंग फ्रिंज मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप्स। और फ्रिंज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गैप्स के अंदर क्रिएट करेगी। फ्रिंज मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं? दीज फ्रिंज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन द मूविंग टैप। अब मैं ये बता देता हूँ कि फ्रिंज फील्ड क्या होती हैं और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखेंगे गैप के अंदर, तो ये कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये जो ऊपर को और यहाँ पे नीचे को ये जो एलिवेट हो रही हैं और डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, इनको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज फील्ड पेनिट्रेट मैग्नेटिक कोटिंग। और यही जो फील्ड लाइंस हैं ये इस मैग्नेटिक कोटिंग को, आयरन ऑक्साइड की मैग्नेटिक कोटिंग को पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है, बाकी फील्ड लाइन देखें वो उनके दरमियान है। ये ओनली फ्रिंज फील्ड लाइन जो है वो उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं। फ्रिंज फील्ड को आप डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ फील्ड लाइन इन द गैप कर्व्ड आउटवर्ड, द कर्व्ड पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड द फ्रिंज फील्ड दैट पेनिट्रेट मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टैप एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन द कोटिंग। और ये पेनिट्रेट जब करती हैं मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टैप, दे इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन द कोटिंग। अब ये इस फील्ड के अंदर जो है वो इस तरह से उसे मैग्नेटाइज कर देंगी। ये जो टैप था जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग हुई है, उस मैग्नेटिक कोटिंग को मैग्नेटाइज कर देंगी फ्रिंजेस। ओके, नेक्स्ट है, दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज रिटेन्ड व्हेन द टैप लीव द विसिनिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग हेड। ये जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है ये रिटेन रहेगी इवन जब टैप लीव कर देगा विसिनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग हेड को छोड़ भी देगा तो उसके ऊपर ये स्टोर रहेंगी। द रिवर्स प्रोसेस चेंज द वेरिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इनटू वेरिंग करंट दैट ऑनवर्ड कन्वर्टेड इनटू साउंड और पिक्चर। अब इसका रिवर्स होगा जब हम कोई साउंड रिकॉर्डर प्ले करते हैं, तो इसी प्रोसेस का रिवर्स होता है। ये यहाँ से इंड्यूस्ड मैग्नेटाइज जो आयरन कोटिंग है ये मूव करेगी, जहाँ पे ये मैग्नेटाइज हुई होगी वहाँ से इसकी फील्ड लाइन जो है इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करेंगी। और वो जो करंट है वो कॉइल के थ्रू बैक मूव करेगा और वहाँ पे जाके सिग्नल्स देगा, साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करवाएगा। जी, तो बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उनको मैंने पॉइंट्स में इजी कन्वर्ट किया है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले सिंपल है कि जो टेप जिसके ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है वो सिंथेटिक फिल्म की बनी होती है और मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की। और एक हेड होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसके ऊपर एक कॉइल होती है वायर की और हॉर्सशू की तरह उसकी शेप होती है और दरमियान में एक नैरो गैप होता है। और साउंड और वीडियो जो है इलेक्ट्रिकल करंट के तौर पे उस आयरन को कॉइल ऑफ वायर में आता है जो कि मैग्नेटाइज कर देती है हेड को। और फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं, वो फ्रिंजेस जो हैं वो मैग्नेटाइज करती हैं किसको? इस स्ट्रिप के ऊपर। ये जो फर्स्ट पे हमने बताया था मैग्नेटिक कोटिंग हुई, इस स्ट्रिप को जो है वो मैग्नेटाइज कर देती हैं। और मैग्नेटाइज करने के बाद जब वो इवन ख़त्म भी हो जाए तो भी वो रिटेन रहती हैं उस टेप के ऊपर, और उस टेप को बाद में हम किसी भी रिकॉर्डर में डाल के दोबारा से उस साउंड को, पिक्चर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है। हार्ड डिस्क जो है वो फ्लैट सर्कुलर प्लेट है मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक कोटेड विद आयरन ऑक्साइड ऑन बोथ साइड्स। अगेन यहाँ पे भी कोटिंग किसकी है? आयरन ऑक्साइड की। हाउ इट वर्क? अ मैग्नेटिक हेड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें भी एक मैग्नेटिक हेड होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। इट राइट बाइनरी डेटा 0 और 1 बाय मैग्नेटाइजिंग टाइनी स्पॉट्स ऑन द डिस्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
अब ये ये बाइनरी डाटा लिखता है, आपको पता है बाइनरी डाटा में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, और ये टाइनी स्पोर्स जो हैं वो क्रिएट करता है डिस्क के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। द हेड कैन आल्सो रीड डाटा बाय डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये भी जो इसने मैग्नेटाइजिंग टाइनी स्पोर्स मैग्नेटाइज किए हैं उनको डिटेक्ट भी कर सकता है, तो उनको रीड भी कर सकता है, ठीक है। दिस अलाउ मैसिव स्टोरेज, टेराबाइट्स एंड इंस्टेंट एक्सेस टू डाटा, और इसके नतीजे में हम जो है वो मैसिव स्टोरेज इवन इन टेराबाइट्स तक जो डाटा है हम स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और इजीली इंस्टेंटली जल्दी से एक्सेस भी कर सकते हैं उस डाटा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हेड है, सॉरी रीड राइट हेड है, ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क है जो कि आयरन ऑक्साइड की कोटिंग हुई है, जिसके ऊपर वॉइस कॉइल है, वॉइस कॉइल पोजिशनर है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं टैप रिकॉर्डर के ऊपर, उनको हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि फास्टर डाटा एक्सेस है इसमें, मोर रिलायबल स्टोरेज है, ये ज़्यादा रिलायबल स्टोरेज है, कैन इंस्टेंटली रीड एंड राइट स्पेसिफिक डाटा, ये एक ही वक्त में जो है वो रीड राइट कर सकता है डाटा को। द टर्म हार्ड डिस्क ऑफन रेफर टू द इंटायर स्टोरेज सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर, मोस्टली जो हार्ड डिस्क है वो तमाम जो कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम है उससे रेफ़र किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो इसके ऊपर स्टोर की गई हैं, अगर ये तो कोई एक्सटर्नल सोर्स भी अगर इनके करीब लेके आया जाए तो वो इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं और सारा डाटा जो है वो तबाह हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको किस तरह से बचाया जाता है, इसको हमने नेक्स्ट टॉपिक में समझना है। 8.11 सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड। Soft iron is used to shield electronic devices from external magnetic field due to its high magnetic permeability। जो सॉफ्ट आयरन है वो यूज़ की जाती हैं शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ड्यू टू इट्स हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी से क्या मुराद है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। सॉफ्ट आयरन हैज़ वेरी हाई परमेबिलिटी, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इजीली। जो सॉफ्ट आयरन होते हैं वो आपको पता है कि वो हाईली मैग्नेटिक होते हैं और परमिएबल होते हैं, वेरी हाई परमिएबिलिटी होती है उनकी मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास करवाने की। मैग्नेटिक शील्ड प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो इफ अ सॉफ्ट आयरन शेल सराउंड अ सेंसिटिव डिवाइस, द मैग्नेटिक फील्ड फ्लो थ्रू द सॉफ्ट आयरन इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द डिवाइस। कि अब अगर हम सॉफ्ट आयरन शेल बना देंगे किसी भी सेंसिटिव डिवाइस का, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड हैं बाहर की वो उस सेंसिटिव डिवाइस में जाने की बजाय फ्लो करेंगी उस सॉफ्ट आयरन में, ठीक है, और एंटर नहीं होंगी उस डिवाइस के अंदर। दिस शील्ड द इंटरनल डिवाइस फ्रॉम मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और जो हमने सॉफ्ट आयरन की ये केसिंग बनाई है वो एज अ शील्ड बिहेव करेगी, अंदर वाली मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाएगी अंदर वाली सेंसिटिव डिवाइस को। दिस हैपन बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेफर सॉफ्ट आयरन ओवर एयर। इसकी वजह क्या है कि एयर से ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करता है उसमें ट्रैवल करना। इन केसिंग शुड हैव राउंडेड कॉर्नर टू मेक इट ईजियर फॉर मैग्नेटिक लाइंस टू पास विदाउट डिस्ट्रप्शन। और केसेस के जो हैं वो मोस्टली राउंडेड कॉर्नर बनाए जाते हैं ताकि मैग्नेटिक लाइन जो है वो पास कर सकें विदाउट कोई डिस्टर्बेंस ना आए, उनको इजीली वो पास हो सकें क्योंकि वो खुद भी राउंड होती हैं। तो यहाँ पे एक फिगर है 8.29, यहाँ पे देखें सॉफ्ट आयरन कोर है, केसिंग है उसकी, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर हैं और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको वो किस तरह से बेयर कर रही है, अंदर वो एंटर नहीं होने दे रही। अगर हम सॉफ्ट आयरन की एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कोर्स के तौर पे इन्हें यूज़ किया जाता है, हेल्प इन फास्ट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर जो है कोर मटेरियल टू इन्हेंस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हमने जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए हैं उनके अंदर भी हमने सॉफ्ट आयरन को ही यूज़ किया है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन आप यूज़ करें।
तो उसकी यही वजह है कि वो परमेबिलिटी होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। इलेक्ट्रिक बेल लाउड स्पीकर के अंदर भी कोर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो सॉफ्ट आयरन की होती है। क्रेन्स के अंदर जो लिफ्टिंग स्क्रैप में यूज़ होती हैं टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी इसी की वजह से हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो है उनके अंदर भी इंक्रीज़ करती है इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको पता है परमिएबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। बुक से आप ओवरव्यू ले सकते हैं इसका। इसमें हमने जो है वो सबसे पहले तो आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर को डिस्कस किया, उसकी परमेबिलिटी को डिस्कस किया। फिर हमने जो है वो डिफरेंट उसके यूजेस भी पढ़े कि ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ किया जाता है, इसी तरह जो है वो यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, इसी तरह मूविंग गैल्वेनोमीटर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और समझ आई है तो भी बताइएगा। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।